स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंज का ये शासन। कर शक्ति का विभाजन, मिटे पूंज का ये शासन। बनेगा स्वावलंबी, बनेगा स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। भगवान ने प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक राष्ट्र को स्वावलंबी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। और प्रत्येक मानव से लेकर के प्रत्येक राष्ट्र स्वावलंबन के साथ जीना चाहता है, स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। भगवान ने हमें ये दो हाथ दे रखे हैं, ये हमारे स्वावलंबन के हेतु हैं। ये दो पैर दे रखे हैं, इससे हम स्वावलंबी अपने पैरों पर खड़े हैं। नहीं तो हमें व्हील चेयर पर चलना पड़ेगा। हाथ नहीं होंगे तो हम अपना काम ना कर पाएंगे। तो जैसे भगवान ने इंसान को स्वावलंबी बनाया है, यदि हम स्वावलंबी ना होते, थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे हाथ अपने नहीं होते, हमारे पैर अपने नहीं होते, हमारा अपना दिमाग नहीं होता, तो कितना कष्ट होता। कुछ बीमार लोगों को छोड़ दीजिए, और वो जब परावलंबी हो जाते हैं तो कितना उनको कष्ट होता है। जिनका अपना दिमाग काम नहीं करता है, उनके माता पिता से पूछ के देखिए उनकी हालत क्या होती है। जिनके अपने पैर नहीं होते, उनको पूछिए कि पराधीनता में कितना दुख है। जिनके अपने हाथ नहीं होते, उनसे पूछ के देखिए कि पराधीनता में कितना दुख है। सब है हमारे पास, सारी शक्ति हमारे पास में, ज्ञान भी हमारे पास में है, सुख शांति ऊर्जा सब कुछ हमारे पास में। हम स्वावलंबी हैं, लेकिन उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा हमको। हमारे पास में ज्ञान है, यदि हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरे लोगों की गुलामी पर केंद्रित हो जाएंगे, दूसरे लोगों के अधीन हो जाएंगे। हाथ है, इनसे काम नहीं करेंगे, पैर है, इनसे चलेंगे नहीं, तो फिर हमें जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता, समृद्धि नहीं मिल सकती, आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमारे पास में सब कुछ है, अब अपने शरीर बल का, अपने मनोबल का, अपने बुद्धि बल का, अपने आत्म बल का प्रयोग करके एक व्यक्ति दुनिया में कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऐसे ही जो राष्ट्र स्व का प्रयोग करता है, जैसे हम अपनी स्व आलंबन, अपना आलंबन लेकर के हम आगे बढ़ते हैं खुद, तो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इतनी बड़ी ऊंचाइयां पा सकते हैं, उनका कोई आकलन नहीं कर सकता, असीम है। ऐसे ही जो राष्ट्र अपनी शक्तियों का, अपने देश के नागरिकों की शक्तियों का, अपने देश के नागरिकों के श्रम का, अपने देश के नागरिकों के शारीरिक श्रम का, बौद्धिक श्रम का, जो अपने देश के संसाधनों का पूरा उपयोग करता है, वो राष्ट्र स्वावलंबी बन जाता है।
आज हम अपने देश के 115 करोड़ लोग ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं। मैं एक व्यक्ति बाद में हूं, मैं पहले राष्ट्र की संपत्ति हूं। इस देश के ऊपर मेरा अधिकार है और देश के संसाधनों पर मेरा अधिकार है। नागरिकों के अधिकार हैं, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। यदि हमें देश के 115 करोड़ नागरिकों की शारीरिक क्षमता का, उनकी बौद्धिक क्षमता का देश के निर्माण के लिए, सृजन के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए, स्वावलंबन के लिए, उसकी आत्मनिर्भरता के लिए पूरा प्रयोग करें और देश के संसाधनों का पूरा उपयोग करें, तो देश को कितनी ऊंचाई तक हम ले जा सकते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। हम देश को खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, खाद्य तेलों में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम दुग्ध में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अभी अपना देश आत्मनिर्भर है नहीं, खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर नहीं है पूरी तरह से। दालें हमारे यहाँ बाहर से आती हैं अभी भी। हम देश को खाद्यान्नों में, दालों में, खाद्य तेलों में, दुग्ध में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वस्त्रों में इस पूरे देश को हम आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर हम अपने वस्त्रों का और ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, जैसे पहले हमने किया। अभी भी होता है आंशिक रूप से, लेकिन विदेशों से कितना हमारे यहां पर यार्न आता है। जब कंपनियां लाखों लाखों करोड़ रुपए हर साल कमा रही हमारे देश के नागरिकों को वस्त्र भेज के। हमारे देश में किस चीज की कमी है? अरे हम कपास इतना बो सकते हैं, ये तो कम पानी में होने वाली फसल है। इतना ज्यादा हम कपास बो सकते हैं, इतने अच्छे वस्त्र बना सकते हैं, और कई तरह के खेत से ही तो सारा का सारा वस्त्र तैयार होता है। रेशमी वस्त्र से लेकर के, खादी के वस्त्रों से लेकर के, तमाम तरह के सुंदर से सुंदर गर्म वस्त्रों से लेकर के, उष्ण वस्त्रों से लेकर के, ठंडे कपड़ों से लेकर के, गर्म कपड़ों से लेकर के, सब कुछ अपने देश में हम बना सकते हैं। तो रोटी के संदर्भ में, कपड़ा के संदर्भ में, मकान बनाने में जो मटेरियल लगता है उसमें लोहा और सीमेंट और ईंट और पत्थर, और क्या लगता है, उसकी साज सज्जा के लिए और लाइटिंग आदि के लिए, वो सारे सामानों में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन अभी भी उस दिशा में हमने पूर्ण सफलता अर्जित नहीं की है। हमारी रोटी के ऊपर विदेशियों का नियंत्रण है, हमारी बेटियों के ऊपर विदेशियों का नियंत्रण है। रोटी से लेकर के बेटी तक, खेत से लेकर के पेट तक, हमारी देश की बेटियों को विदेशी कंपनियों ने इस तरह से बरगलाया है। उनके वस्त्र देखो, उनकी वेशभूषा देखो, उनके रूप साज सज्जा के सामान देखो, उनकी भाषा देखो, उनके विचार देखो, तो पूरे देश को बुरी तरह से नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए पूरी योजना बनाई हुई है। देश के खेत से लेकर के, खेत से तो रोटी पैदा होती है ना, बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, कीटनाशकों से लेकर के, इस तरह से देश को बुरी तरह से अब विदेशी कंपनियों ने अपने क्रूर पंजों में उसको जकड़ा हुआ है। बुरी तरह से देश को रौंदा जा रहा है। देश के खेत पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, देश के बीज पर, खाद पर, कीटनाशकों, सब बीज बोने से लेकर के खरीदने तक विदेशी कंपनियों के हाथों में देश को छुपा हुआ। देश के खेत पर विदेशियों का हमला, हमारी रोटी पर विदेशियों, रोटी हमारी विदेशियों के नियंत्रण में। अब तो, पहले तो हमने विदेशी कंपनियों को बीज ही देने की अनुमति दी थी, अब तो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। देश की रोटी पूरी तरह से विदेशियों के नियंत्रण में आ जाएगी कुछ दिनों में, और ऐसे ही चलता रहा तो देश की रोटी पर विदेशियों का कब्जा, देश के खेत पर विदेशियों का कब्जा, देश की बेटी पर विदेशियों का कब्जा, देश के अर्थव्यवस्था पर विदेशियों का कब्जा, आर्थिक दोहन, चारित्रिक दोहन, शारीरिक दोहन, ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिसको खा खा करके देश के करोड़ों लोग बीमार पड़ जाते हैं। उनको कैंसर से लेकर के, टीबी से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, लीवर की तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर के तमाम वो चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर से लेकर के वो सारी चीज़ें जिससे कि देश के करोड़ों लोग बीमार हो जाएं उनको खा खा करके, फिर उनकी दवाइयाँ खाएं। माने हमारे आहार पर, हमारे विचारों पर, हमारी सोच के ऊपर सब जगह विदेशी नियंत्रण। मैं कह रहा था रोटी पर,
कपड़ा पर, हम जो मकान बनाते हैं उन पर भी कितने गर्व से कहते हैं मेरे यहाँ इटालियन पत्थर लगा है, बड़े गर्व से कहते हैं। देखा लोगों को, अरे तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का पत्थर पूरी दुनिया के मुल्क मंगवा रहे हैं और तू मकान में विदेशी पत्थर लगा है। अरे अपने देश में किस चीज की कमी है? खूबसूरत से खूबसूरत पत्थर, हमारे देश की पुरानी इमारतें जहाँ पर अपने देश का ही पत्थर लगा हुआ है, सारा ताजमहल से लेकर के तमाम वो इमारतें सारी दुनिया देखने के लिए आती है। इतनी खूबसूरत संगमरमर है हमारे यहाँ पर, ग्रेनाइट्स है हमारे यहाँ पर, और तमाम तरह के पत्थर है। तो रोटी कपड़ा मकानों पर विदेशियों का कब्जा हो चला है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन हम विदेशियों से प्राप्त करते। विदेशी शिक्षा व्यवस्था ही टीबी मैकाले के हमने जीव की त्यों ही रखी हुई। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विदेशियों का कब्जा, सारी दवाइयां विदेशी तो यूज कर रहे हैं हम, प्रयोग कर रहे हैं हम। हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विदेशी कंपनियों से बहुत कुछ हम ले रहे थे, तो हमारी सेना अब काफ़ी स्वावलंबी बनती जा रही है, आत्मनिर्भर बनती जा रही है। सुरक्षा के क्षेत्र में यदि हम थोड़ा सा हमारे भीतर स्वाभिमान हो, जज्बा हो, हमारी नीतियों में हम परिवर्तन करें तो 100% हम सुरक्षा व्यवस्था में स्वावलंबी हो सकते हैं। किसी विदेशी के आगे हमें झुकने की ज़रूरत है ही नहीं। बिजली के क्षेत्र में हम देश को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बना सकते हैं, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे पानी से बनने वाली ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा का प्रश्न हो। भारत तो पूरी तरह से बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने ऐसी नीतियां बना रखी है, सारा का सारा नीतिगत मुद्दे हैं ये सारे के सारे। हमारी नीति विदेशी नीतियों पर देश को हम चला रहे हैं। हम बिजली के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बना सकते हैं, विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में देश को स्वावलंबी बना सकते हैं। अरब जो देश हैं, उन खाड़ी देश, उनका क्या इतिहास? 1970 तक रेत ही रेत था, रेगिस्तान रेगिस्तान। आज वहाँ लोगों के सोने के महल बन गए, सारी दुनिया का पैसा वहीं जा रहा है। हमारे खनन के ऊपर, हमारे जल संसाधनों के ऊपर, हमारे वन क्षेत्र के ऊपर विदेशियों का कब्जा है। विदेशी लोग उनकी नीति निर्धारण करते हैं। हमारे खेलों के बड़े कोच, आज क्रिकेट से लेकर के तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम खेल खेलते हैं, कोच हमारे विदेशी। हमने कहा भाई क्यों विदेशी कोच रखा हुआ, हमारे देश में अच्छे खिलाड़ी नहीं है क्या? बोले नहीं, उनको अच्छा गाइडेंस करना नहीं आता। तो मैंने कहा तुमको देश भी तो चलाना नहीं आता क्या, विदेशी के हाथों में सौंप दोगे कि देश विदेशी चलाएं? यहाँ हर क्षेत्र में हमने इतनी गुलामी क्यों, और जिससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ विदेशी कंपनियां हैं, कुछ विदेशी एजेंसियां हैं, वो काम ये करती हैं कि किस तरह से जो देश को ऊंचा उठाने वाली ताकतें, स्वदेशी की बात करने वाली ताकतें हैं, जो भारतीयता की बात करने वाले लोग हैं, जो इस देश में आध्यात्मिक और सामाजिक शक्तियां बन चुके हैं, उन लोगों को किस तरह से धराशायी किया जाए, उनका कैसे चरित्र हनन किया जाए, इसके पूरे षड्यंत्र तैयार होते हैं। ये सारे काम देश में हो रहे हैं। हम अपनी सृजनात्मक शक्तियों को जैसे बढ़ाने में लगे हैं, तो कभी ये मत मानना कि जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं और षड्यंत्रकारी ताकतें वो कहीं मौन बैठी हैं, वो भी पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं। लेकिन हमें अपने काम को इतनी ज्यादा ताकत से करना है कि ये सारी आसुरी शक्तियां अपने आप परास्त हो जाएं। इतनी ताकत आपको अर्जित करनी है। याद रखना, जो सिद्धांत, जो सेवा, जो साधना किसी के लिए लाभकारी है तो किसी के लिए नुकसान भी करती है। वो योग से, आयुर्वेद से, इस स्वदेशी के अभियान से यदि देश के करोड़ों लोगों का भला हो रहा है और होने वाला है, तो इससे कुछ लोगों का स्वार्थ भी नहीं सिद्ध होगा। तो जिन लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वो षड्यंत्र करेंगे। तो अब हमने ठान लिया, ये तो पहले दिन सोच लिया था कि इस राह पर चलना कोई आसान नहीं है, और अब यह हमारा संकल्प है कि दुनिया की कितनी से बड़ी ताकत आ जाए, हमारा जो ध्येय है उससे हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। तो खैर, ये जो अभियान है ये तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये काम भी होगा, लेकिन बस इसके बारे में पूरे देश में एक समझ पैदा करनी है। आज इस देश को समझ नहीं है मुद्दों की।
आज की व्याख्यान का विषय यही रखा है, स्वदेशी से स्वावलंबी कैसे बने भारत। भाई राजीव जी को, जिन्होंने पूरे जीवन भर स्वदेशी के ऊपर चिंतन किया है और स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेश की शक्ति, स्वदेश की संसाधन, स्वदेश का श्रम, स्वदेश में जो अपार संपदाएं हैं हमारी, उनसे हम कैसे इस देश को ऊंचा उठा सकते हैं, इसके ऊपर आपको अपना उद्बोधन देंगे। और क्योंकि वो खुद स्वदेशी में जीते हैं, मैं भी अपने जीवन में, और मैं ही नहीं, खाली राजीव भाई नहीं, इस संस्था के करोड़ों करोड़ों हमारे साधक, अब उन्होंने व्रत ले लिया है कि हमारा साबुन शैम्पू से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, हमारे जूते चप्पल से लेकर के, हमारे पेन से लेकर के, हमारी घड़ी से लेकर के, हर चीज़ हमारी स्वदेशी होगी। मैं चाहता हूँ देश के 115 करोड़ लोग अब एक संकल्प ले लें कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन हम स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो इससे देश का इतना भला हो सकता है, इतना भला हो सकता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये आग्रह रखना है अपने को। मैं आज इसी स्वदेशी के भाव को आप तक संप्रेषित करने के लिए और स्वदेश का गौरव आपके भीतर जागृत करने के लिए भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई राजीव जी, आज मैं आपसे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत इस विषय पर संवाद करूंगा। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा आपको बताया, ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं। ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको। ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेज़ों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया, और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तकनीकी विकसित करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि और संपत्ति वाला देश है। ये सब पिछले 200 वर्षों में अमेरिका ने हासिल किया है। उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था, और ये सब हासिल करने के लिए अमेरिका ने स्वदेशी नीति को अंगीकार किया है, स्वदेशी दर्शन को अंगीकार किया है और अपने को सारी दुनिया में स्थापित किया। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान तो ऐसा एक अद्भुत देश है जो 3 बार गुलाम हुआ है। आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था अमेरिका ने, ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है।
अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। और ये जापान भी बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, तकनीकी महाशक्ति बन गया है, विज्ञान की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, औद्योगिक उत्पादन में बड़ी ताकत है, व्यापार में बड़ी ताकत है जापान आज। अमेरिका की 25% से ज़्यादा बड़ी कंपनियां जापान के कब्जे में हैं इस समय। अमेरिका भी जापान से घबराता है, अब डरता है। ये जापान पिछले 60-70 वर्षों में खड़ा हुआ है, वो भी स्वदेशी दर्शन के आधार पर, स्वदेशी चिंतन के आधार पर। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। अफीम नाम की एक नशीली वस्तु होती है, अफीम के व्यापार से अंग्रेजों ने पूरे चीन को नशे में डुबो दिया था। लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में जाकर अफीम बेची थी और चीन के नौजवानों को अफीम पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था और वो पूरा चीन डूब गया था नशे में। वो चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा, लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था, उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था। पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ, जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूँ परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ, उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाज़ारों में 25% से ज़्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। निर्यात इतना चीन के तरफ से हो रहा है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े देश अब कांप रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो महाशक्ति है ना, वो चीन से घबरा रहा है इस समय। आप सोचो कि 60 साल में कोई देश इतनी ताकत से खड़ा हो सकता है, वो हुआ है स्वदेशी दर्शन से, स्वदेशी चिंतन से। ऐसी कहानी मैं 70 देशों की आपको सुना सकता हूँ जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में स्वदेशी का दर्शन अपने यहाँ लाया, स्वदेशी का दर्शन अपनी नीतियों में अपनाया, स्वदेशी का दर्शन उन्होंने अपने व्यापार और उद्योग में लाया, तकनीकी में लाया, विज्ञान में लाया और वो देश स्वावलंबी होकर खड़े हो गए और सारी दुनिया के सामने सीना ठोंक कर कह रहे हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं देशों में? 50 वर्षों में, 60 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, 100 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और कई देश तो हमारे पड़ोस में है, मलेशिया नाम का देश है, वो तो 24-25 साल में खड़ा हो गया अपने पैरों पर। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूँगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात।
थोड़ी देर में करूं कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हमें तो इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ये सब दस्तावेज अभी खोजे जा रहे हैं तो मिल रहे हैं। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमज़ोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया। तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। लेकिन जो अंग्रेजी दस्तावेज हैं और अंग्रेजी पुस्तकें हैं उनको देखें तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। और अंग्रेज खुद कहते हैं इस बात को कि भारत में जब वो प्रवेश करने के लिए आए तो यहाँ की दौलत देखकर हैरान हो गए। एक मोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि अगर यही सच था कि भारत गरीबी में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, दरिद्रता में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों यहाँ पर? झक मार रहे थे क्या? मुगल आकर हमारे देश में क्यों रहे? क्यों उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए? विदेशी हमलावर आए इस देश में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद, वो क्यों आए? जब हम गरीब थे, भुखमरी के शिकार थे, बदहाली के शिकार थे, तो कोई विदेशी क्यों आएगा हमारे यहाँ? ये बात समझने की है कि अगर हमारी सारी खराबियां ही खराबियां हम में थीं तो इतने सारे विदेशी आकर हजारों वर्षों से इस देश में कैसे रह गए? ये बात जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई किसी दूसरे इलाके में कब जाता है और कोई दूसरे इलाके में कब रहता है, और 1-2 साल नहीं 100-100 200 साल तक रहता है, 250-250 साल तक रहता है। ये तभी जब उन विदेशियों का यहाँ आने पर कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, जब उनका यहाँ आने पर उनकी कोई मतलब सिद्ध होती हो, जब उनका यहाँ आने पर उनकी कोई अपनी सिद्धि होती हो। और वही था, अंग्रेज यहाँ आए थे, बहुत खुशहाल देश था ये देश।